नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम कर्जदार कंपनी और दिवालिया कानून के बारे में बात करेंगे। जब किसी कंपनी के पास कर्ज वापस करने के लिए पैसे नहीं होते तो वह कानूनन खुद को दिवालिया घोषित कर सकता है। आज हम इस पहलू पर जानकारी देंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत परिसमापन या लिक्विडेशन के लिए नियमों में संशोधन किया है, जिसके द्वारा बोर्ड ने लिक्विडेटर को आसानी से वसूली नहीं योग्य संपत्ति सौंपने की अनुमति लिक्विडेटर को हितधारकों की परामर्श समिति से सलाह लेने के बाद दी है। कानून के तहत कर्जदार कंपनी की संपत्ति को लिक्विडेटर द्वारा बेचा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कंपनी कर्जदार को लिक्विडेशन के लिए पूरी संपत्ति के बारे में बिकने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे संपत्ति बिकेगी, कर्जदारों का निपटान भी किया जाएगा। दिवाला नियामक ने कुछ लेनदारों को अनुमति देने के लिए नियमों में भी संशोधन किया है। जो ऋणदाता परिसमापन प्रक्रिया खत्म होने का इंतजार नहीं करना चाहता है, वह अपनी कंपनी के अन्य देनदारों को ऋण स्थानांतरित करके लिक्विडेशन प्रक्रिया से बाहर निकल सकते हैं। दिवालिया कानून से संबंधित कानून की ज्यादा जानकारी देंगे आज की हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल जी। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो दिवालिया कानून से जुड़ी हुई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 0120612796 पर कॉल करिए या फिर 0120612796 के साथ ही 968 पर भी आप नंबर डायल करके जुड़ सकते हैं। और ऋषिपाल जी लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ऋषिपाल जी, कंपनी को कब दिवालिया घोषित किया जाता है? देखिए नेहा, जो दिवालिया कानून है और बैंक्रप्सी एक्ट स्पेशली जो दिवालिया से संबंधित जो प्रक्रिया है उसके तहत, जैसे आप पहले हम बात करते हैं कंपनी की आपको कानूनी की पता होती है। कंपनी भी अपने आप में एक व्यक्ति की तरह काम करती है, लेकिन कंपनी को भी हम एक जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह मानते हैं। जैसे मान लीजिए वो रिलायंस कंपनी है या टाटा कंपनी, तो उसका भी अपना अस्तित्व होता है। और कंपनियों की अपनी बहुत सारी जो गठन होने की प्रक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, लिमिटेड कंपनी। जब कोई कंपनी लिमिटेड कंपनी होती है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और जब वो कंपनी गठित होती है तो उसके जो उसको चलाने वाले लोग हैं, जब उस प्रक्रिया को चलाने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए उस पर लोन लेते हैं या कुछ और उन पर लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो देनदारी है वो कंपनी के अगेंस्ट में खड़ी हो जाती है। कई बार ऐसा समय आता है कि जो कंपनी उन देनदारों की जो देनदारी है उनको देने में असमर्थ होती है, ना केवल शॉर्ट टाइम बल्कि उसको ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर भी जो संसाधन उसके पास है, जो सोर्सेज उसके पास है, उनके तहत उसके पास ऐसी व्यवस्था हो ही नहीं पाएगी कि जो उसकी जो अदायगी है वो उसकी अदायगी कर सके। उसकी अपनी, हर कंपनी की अपनी संपत्तियां भी होती हैं और जब उसको लगता है संपत्तियों की कीमत इतनी कम हो गई है कि अगर संपत्तियों को बेच भी दिया जाए, संपत्तियों से इनकम आनी कम हो गई है और अब जो अदायगी नहीं हो पाएगी, तो ऐसी स्थिति में कंपनी जो होती है वो दिवालियापन की जो एप्लीकेशन होती है वो कंसर्न विभाग में लगाती है। कंपनी इस स्थिति में नहीं है कि कंपनी और आगे चल सके। आपने बहुत कई कंपनी के नाम सुना, विशेष तौर पे रिलायंस, जो अनिल अंबानी थे, जो रिलायंस कंपनी कई कंपनी थे उनको ओन करते थे, आपने सुना होगा। रिलायंस कम्युनिकेशन थी, इसके अलावा रिलायंस होम थी, रिलायंस फाइनेंस थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी कभी कभी हुआ करती थी। रिलायंस कैपिटल थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन एक समय ऐसे आया जो उनकी अपनी अदायगी थी वो इतनी बढ़ गई और उनकी देनदारी इतनी बढ़ गई कि कंपनी इस स्थिति में नहीं रही कि वो उसकी अदायगी कर सके। तो ऐसी स्थिति में कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में जाती है कि भाई ठीक है, हम अपनी संपत्ति को बेचकर जितना जितना पैसा मिल सकता है, तो क्योंकि हमने कोई
गैर कानूनी काम नहीं किया, लेकिन कंपनी के पास अब स्रोत नहीं है, कंपनी काबिल नहीं है कि इनकम जनरेट कर सके और अपने जिन लोगों ने पैसा कंपनी में लगा रखा है उनके पैसे दे सके। तो ऐसी स्थिति में कंपनी अपने आप को जो कानूनी रूप से लिक्विडेशन के लिए, कानूनी रूप से जो इंसॉल्वेंसी है, इंसॉल्वेंसी की पिटीशन फाइल करती है कि किसी भी स्रोत से ये संभावना नहीं है कि हो सके, क्योंकि कंपनी जैसे मैंने आपको बताया अपने आप में एक व्यक्ति के रूप में काम करती है, तो उसकी संपत्तियों को सरकारी विभाग के हिसाब से और जो कोर्ट की में जो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है उसके हिसाब से जो है कानून के हिसाब से वो कम संपत्ति को देता है और फिर देखते हैं कौन कौन से जो कर्जदार है किनको पहले दिया जाए, किनको वरीयता पहले है, किनकी बाद में, कौन शेयर होल्डर है और कौन कर्ज है। इसके हिसाब से जो कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, इंसॉल्वेंसी में जाती है और फिर पैसे की अदायगी। जी ठीक है सर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी के बारे में बताया, ये सामान्य भाषा में हमें समझाने की कोशिश करें। देखिए ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो दिवालियापन जब किसी कंपनी में होता है और कोई कंपनी दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया में जाती है, तो ऐसा भी आपने बहुत बार सुना होगा, न्यूज़पेपर में सुना होगा, टीवी में देखा होगा, बहुत सारी कंपनियां लोगों के पैसे को ठगने के बाद और अपने आप को गैर कानूनी रूप से या कोई धोखा देके अपने आप को दिवालियापन घोषित कराने की कोशिश करती है और जो कर्जदार होती है उनके पैसे को जब्त करने की या गबन करने की कोशिश करती है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि प्रक्रिया कानूनी हो, एक बात, दूसरी बात जो वाकई जो उद्यमी है, ये जो कानून बनाया गया वो इसलिए भी बनाया गया कि जो उद्यमी है, जो लोग कोशिश करते हैं कंपनी बन सके, उद्यम हो सके और दोबारा से अगर ऐसा भी संभव हो कि दोबारा से कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग हो सके, कंपनी किसी को और को बेची जा सके, तो ये सारी की सारी प्रक्रिया है, इस सारी प्रक्रिया को पारदर्शी करने के लिए, सारी प्रक्रिया के ऊपर एक जवाबदेही तैयार करने के लिए एक पूरा कोड बनाया गया कि जिस कोड के तहत जो है जो एनसीएलटी है वो भी वर्क करेगा, हाई कोर्ट के अंदर ही पिटीशन फाइल होगी, कंपनी लॉ बोर्ड के अंदर जाएंगे, तो वो जो भी अगर प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के तहत है जिससे कि जिन लोगों ने कर्ज लेना है उनके लेने का उनका भी बचाव हो सके और जो उसके वरीयता के हिसाब से उनको पैसा मिल सके। तो ये सारी प्रक्रिया जो है कानूनी प्रक्रिया होती है। पूरी जो इंसॉल्वेंसी जो होती है वो सीपीसी के द्वारा भी होती है। कंपनी अगर सीपीसी कोई व्यक्ति करता है तो सिविल कोर्ट जा सकता है और अगर वो कंपनी के द्वारा होती है तो अलग प्रक्रिया होती है। ये सारी जो प्रक्रिया है, सारी जो मतलब पूरी कार्रवाई है, ये कार्रवाई को एक कोडबंद तरीके से संहिताबंद किया गया, कानून बनाया गया है। तो ये कानून जो है आपका इंडियन जो इंसॉल्वेंसी जो बैंक्रप्सी जो कोड है उसके हिसाब से पूरी प्रक्रिया डिफाइन की जाती है। जी ठीक है सर, ये बताइए कि इंसॉल्वेंसी से जुड़े नियम क्या है, क्या कानून है और कितने दिनों के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया खत्म करने के निर्देश हैं? देखिए सामान्य रूप से तो जैसे 180 दिन की प्रक्रिया होती है कि 180 दिन के अंदर ये सारी जो प्रोसीजर है आपको जो पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद का जो 90 दिन का टाइम जो है वो कोर्ट्स ऑफ एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि भाई आप जो लिक्विडेटर जो अपॉइंट होता है वो लिक्विडेटर कंपनी की संपत्तियों को लिक्विडेट कराता है। यानी जो संपत्ति मान लीजिए कंपनी के जो कर्जदार हैं उनकी कर्जदारों को पैसे लेने हैं 10 करोड़ रुपए लेने हैं और कुछ संपत्ति कंपनी के पास है, तो जो किसी को 50,000 लेने हैं, किसी को 2 लाख लेने हैं, किसी को 20 लाख लेने हैं, किसी को 50,000 लेने हैं, किसी को 5 लाख लेने हैं, तो इन सबको उस संपत्तियों से कैसे उनकी अदायगी हो पाएगी? तो उसका तरीका ये है कि लिक्विडेशन के अंदर जो लिक्विडेटर होता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है, वो कंपनी की संपत्ति है, कंपनी की संपत्तियों की नीलामी कराता है। ऑफिशियली लिक्विडेटर जो है उसको लिक्विडेट कराता है, उसको मनी में कन्वर्ट कर एक तरह से कन्वर्ट होती है। कन्वर्ट होने के बाद जो उसके कर्जदार हैं और उनको दी जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि कर्जदार मान लीजिए 10 करोड़ रुपए लोगों ने पैसे लेने हैं, 100 करोड़ रुपए लेने हैं, लेकिन कंपनी की संपत्ति जो है वो मान लीजिए 10 करोड़ की है या 15 करोड़ की है, 20 करोड़ की है, तो मान लीजिए ऐसा माना जाए कि मान लीजिए केवल 20% कंपनी की संपत्ति बची है। तो ऐसे ही जो कर्जदार होते हैं, कर्जदारों को भी इस तरह से पैसा दिया जाए सबको उतनी प्रतिशत के हिसाब से अपना जो कर्ज है उसकी अदायगी हो सके। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो हो सके और उसमें कोई धांधली ना हो, जो कर्जदार है उनके पैसे को सिक्योर कराया जा सके,
प्रोसीजर ऐसा ना हो कि जिससे कि कोई गैर कानूनी रूप से इस प्रक्रिया को इस्तेमाल करे। और बहुत बार आपने देखा होगा कि जब लिक्विडेशन की प्रक्रिया होती है तो आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे लोगों पर क्रिमिनल केस हो जाता है और बहुत से लोग जेल में चले जाते हैं। तो ये सोचिए कि ऐसी स्थिति में जब वो इंसॉल्वेंसी तो अपने आप में सिविल प्रक्रिया है, उसमें कहीं कोई गैर कानूनी काम नहीं है, लेकिन जब वो प्रक्रिया चल रही होती है और लिक्विडेटर जो उसको चेक करता है और जब वो ये पाता है कि इसमें जो इंसॉल्वेंसी है वो मेलाफाइड तरीके से है, ऐसा नहीं कि बोनाफाइडली किसी के व्यक्ति का एक व्यापार था वो और व्यापार चलना बंद हो गया या व्यापार में घाटा हो गया, बल्कि उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया जिससे कि उस व्यक्ति ने उस कानून की उस कंपनी के अंदर काफी गैर कानूनी तरीके से पैसे को निकाल लिया है। और अकाउंट जब चेक होता है, लिक्विडेटर जब अकाउंट चेक करता है उसको पता लगता है इसमें काफी सारा घपला हो रखा है। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार आपने देखा होगा कि जो अपराधी होते हैं उनके खिलाफ कानूनी केस भी दर्ज होते हैं। तो इंसॉल्वेंसी तो एक प्रक्रिया है जो सिविल प्रक्रिया है, लेकिन अगर उस इंसॉल्वेंसी में ये पता लगता है कि कोई गैर कानूनी रूप से कोई फ्रॉड किया गया है, चीटिंग की गई है, तो उसके हिसाब से भी कानूनी रूप से प्रक्रिया होती है और ऐसे लोगों को जेल भी जाना पड़ता है। सर, ये बोर्ड क्या है, इसके बारे में हमें बताइए, इसकी क्या भूमिका रहती है और इस बोर्ड का गठन कैसे होता है? देखिए नेहा, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो बोर्ड ऑफ इंडिया है वो अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट नियामक है। वो ये देखता है कि जो इंसॉल्वेंसी की जो प्रक्रिया है, इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया में करने के जो नियम है वो नियम किस तरीके से जो है फॉलो किए जा रहे हैं या उन नियम की अनदेखी भी नहीं होगी। क्योंकि उस बोर्ड के पास अगर आपको लगता है कि जो नियम इंसॉल्वेंसी के हैं अगर किसी भी तरीके से वो प्रॉपर नहीं हो तो आप वहां पे जाके एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो नियामक बोर्ड है वो न केवल कानूनी कार्रवाई देखता है बल्कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, इंसॉल्वेंसी की जो एजेंसीज होती है, कंपनीज होती है, वो भी किस तरीके से काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जो बोर्ड का उद्देश्य क्या है, वो केवल उद्देश्य ये नहीं है कि इंसॉल्वेंसी की जो प्रक्रिया है, सिविल प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया हो जाए और लोगों को पैसे मिले, बल्कि बोर्ड ये भी कोशिश करता है कि कंपनी का जब पुनर्गठन हो सकता है, कंपनी को दोबारा से खड़ा किया जा सकता है, तो वो भी उद्यमी को बढ़ाने की कोशिश करता है या उसको ऋण की कुछ ऐसा है कि अगर कंपनी को थोड़ा सा ऋण और मिल जाए और कंपनी और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है और दोबारा से कंपनी ट्रैक पे आ सकती है। और जितने भी उसके हित धारक होते हैं, जो जैसे मान लीजिए आप देखेंगे किसी कंपनी में, जैसे आपने सुना होगा तो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर के अलावा जो जिन लोगों ने कर्ज रखा है वो लोग होते हैं, बैंक्स होते हैं, तो अलग अलग तरीके से लोगों ने कंपनी से पैसे ले होते हैं। तो एक प्रक्रिया है, एक हायरार्की है कि सबसे पहले किसको पैसे दिया जाएगा, बाद में किसको दिया जाएगा, फिर किसको दिया जाएगा। और इनको करने वाले जो नियामक, जो करने वाली जो इंसॉल्वेंसी की जो प्रोफेशनल्स है वो भी किस तरीके से काम कर रहे हैं और किसको अपॉइंट किया जाएगा, उसकी मीटिंग्स होती हैं, उस पर कानून बनती है। और पूरे बोर्ड का जो उद्देश्य वो यही है कि इंसॉल्वेंसी के, क्योंकि अगर इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया है ये इसलिए है कि देश के अंदर जो उद्यमता है, यानी कि देश में जो लोगों को कंपनी बनानी है, काम करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, वो हतोत्साहित ना हो। वो ऐसा ना हो कि लोग ये सोचे कानून इतने कड़े हैं कि अगर मान लीजिए किसी का बिजनेस डूब गया तो हमेशा हमेशा के लिए उसके सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे और वो उसको कानून पे ऐसी प्रक्रिया का सामना करना पड़े जिसका कोई रास्ता नहीं है। तो उद्यमता को आगे बढ़ाने के लिए और कर्ज की अगर व्यवस्था पुनर्गठन हो सकता है उसके लिए, और जो इंटरप्रेन्योरशिप है उसको और आगे बढ़ाने के लिए, इसके अलावा नियामक जो है उसके जो जिससे करने वाले हैं उन पर भी कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए आप इस बोर्ड की अपने आप में बहुत ही अहम भूमिका होती है। ठीक है सर, लिक्विडेशन नियमों में किस तरह के बदलाव किए गए हैं और इसे समझाइए थोड़ा कि किस तरह के बदलाव किए गए हैं, क्यों? देखिए, लिक्विडेशन जो शब्द है, हमने आपको पहले भी जब हम इसको बात कर रहे थे, लिक्विडेशन का अगर इसको सामान्य भाषा में समझे, इस सामान्य भाषा में लिक्विडेशन का अर्थ क्या होता है कि कोई संपत्ति जो है, किसी संपत्ति को आपने कैश के फॉर्म में लिक्विडेट कर लिया, या आप उसको समझ लीजिए कोई ठोस चीज है और कानूनी रूप से उसको हमने लिक्विड के फॉर्म में जब लेके आते हैं तो उसको बांटना आसान हो जाता है, क्योंकि ठोस बर्फ को बांटना मुश्किल है, लेकिन वो पानी बन जाती है तो उसको बांटना आसान हो जाता है। ऐसे ही जब कोई कंपनी होती है और कंपनी अपनी जो कर्जदार है उन कर्जदारों का पैसा नहीं दे पाती और उनके पास कुछ संपत्तियां हैं, तो वो संपत्तियों को किस तरीके से कर्जदारों को
कर देके उनकी किस तरीके से उनकी जो अदायगी पूरी हो सकती है। तो उसमें सबसे जो पहला काम होता है वो लिक्विडेशन का ही होता है कि जो कंपनी की संपत्ति है, कंपनी की संपत्ति को लिक्विडिफाई कराया जाए, उनको इसको कानूनी उसको कैश के फॉर्म में लाया जाए कि हाँ भाई अब कंपनी की संपत्ति जो मान लीजिए पहले कोई 10 एकड़ कोई जमीन थी या कोई बिल्डिंग थी, इस तरीके से कंपनी की एसेट जो है उनकी बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है। लेकिन जब वो लिक्विफाइड हो जाती है, लिक्विडिफाइड होने के बाद वो जो संपत्ति है वो किसी भवन के रूप में या प्लॉट के रूप में या फैक्ट्री के रूप में, मशीनों के रूप में, गाड़ी के रूप में नहीं दिखाई देगी, बल्कि वो दिखाई देगी एक मनी के फॉर्म में। यहाँ टोटल इन सबको लिक्विडिफाई करके उसके बाद जो संपत्ति है वो कैश के रूप में इतनी दिखाई देगी और फिर उसके हिसाब से जो कर्जदार होते हैं, कर्जदारों को उसके हिसाब से उनकी कर्ज की अदायगी की है। जी ठीक है सर, लिक्विडेशन के बारे में तो आपने समझाया कि आखिर क्यों इसमें बदलाव किए गए हैं, लेकिन ये बताइए कि पहले क्या इसकी स्थिति थी और क्या कानून थे? जो पहले की हम जब बात करते हैं और बहुत पहले जाते हैं, 90s के आसपास जाते हैं, तो हम जैसे आपने भी सुना होगा कई बार कि हमारे देश में जो आर्थिक क्रांति आई, आर्थिक क्रांति आने का सबसे बड़ा जो पहलू था वो यही था कि हमने सबसे ज्यादा अपने कानूनों में बदलाव किया। पहले हमारे यहाँ जो लाल फीताशाही जो थी इतनी ज्यादा थी कि लिक्विडेशन ये इस तरह के जो नियम थे वो इतने आसान नहीं थे और कंपनी या जो लोग जो पैसा लगाते थे या मान लीजिए जो कंपनी को चलाने की कोशिश करते थे उनको लगता था कि एक बार अगर लिक्विडेशन में उनको जाना पड़ गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, जो नियम थे वो नियम इतने सख्त थे कि अगर एक बार एक कंपनी में चली गई तो बहुत लंबा समय लगता था कि लिक्विडिफाई होने में, कर्जदारों को बहुत टाइम में पैसा मिलता था। तो सबसे बड़ी जो उसमें कानून में बदलाव किया गया वो टाइम का किया गया। एक समय के अंदर जो है वो लिक्विडेशन होगा, एक समय में संपत्ति जो लिक्विडिफाई होगी और अगर उसको समय को बढ़ाना है, अगर मान लो ऐसा लगता है कि संपत्ति इस रूप में है कि उसको लिक्विडिफाई करना बहुत मुश्किल है, तो कंपनी को तो आप कोर्ट से परमिशन लेंगे, वो भी ऐसा नहीं कि हम सालों साल लटकाते रहेंगे, वो भी खास समय होगा। अगर 180 दिन में नहीं होता तो फिर आप 90 दिन के लिए जाएंगे। तो जिससे कि नियम आसानी से बन सके और कर्जदारों को पैसा मिल सके और दोबारा से कर्जदार कोशिश कर सके किसी और उद्यम में, किसी और बिजनेस में वो पैसे को लगा सके। जी ठीक है सर, ये बताइए कि नए लिक्विडेशन नियमों से किसे और किस तरह का फायदा होगा? क्या इसमें कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट वालों को इसमें फायदा होगा, तो ऐसा है क्या? देखिए, सबसे बड़ा जो फायदा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस नियम में सबसे बड़ा फायदा यही रियल एस्टेट को होता है। क्योंकि कंपनीज जब होती है, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो लिक्विडेशन में जाने के लिए जो इनकी संपत्तियां लिक्विडिफाई होती है या उनको हम कन्वर्ट करते हैं तो बहुत कम संपत्ति होती है जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लीजिए मशीन्स हैं, उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती, या कोई कंपनी पर गाड़ी है उनकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती। जो सबसे बड़ी संपत्ति कंपनी की होती है वो रियल एस्टेट फॉर्म में ही होती है। तो रियल एस्टेट जब फॉर्म में कंपनी वो संपत्ति होती है तो उसको जब लिक्विडिफाई करते हैं, उसको जब बेचते हैं, तो जो सबसे बड़ा फायदा क्या है जो रियल एस्टेट को मिलता है, क्योंकि ऐसे स्थिति में कंपनी की संपत्तियां बार बार बिकती है। जितनी कंपनी संपत्ति बार बार बिकेगी या रियल एस्टेट में मान लो ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आएगा तो रियल एस्टेट जो कंपनी है उनको बहुत फायदा होता है। बहुत बार जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिनके पास बहुत बड़ा लैंड है लेकिन वो फैक्ट्री बंद हो चुकी है, तो वो जो लैंड है वो कुछ समय के बाद उस लैंड की अपनी कीमत इतनी ज्यादा हो जाती है कि कंपनी की जो अदायगी है वो बहुत आसानी से रियल एस्टेट के जो वैल्यूएशन से या फायदे से चुकाई जा सकती है। दिल्ली में अगर आप रहते हैं, दिल्ली में आपने सुना होगा जो DCM जो कंपनी थी उनका बहुत बड़ा लैंड था रियल एस्टेट का, या BCM जो कंपनी थी वो कंपनी मिलें बंद हो गई, लेकिन उनकी जो अपनी मिलों की जो जमीन थी, रियल एस्टेट की जमीन थी, आज उन्होंने कन्वर्ट करके उसके अंदर आप देखेंगे मल्टी स्टोरी बना दी है। तो इस तरह से सबसे बड़ा फायदा जो कंपनीज को होता है वो रियल एस्टेट में होता है, क्योंकि जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उसी की वैल्यू बढ़ती है। अदरवाइज जो आप देखेंगे तो जो मशीन है या जो ऑटोमोबाइल है उनकी वो डेप्रिशिएट होती है, वैल्यू कम हो जाती है। जी जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका ऋषिपाल जी, आपने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के बारे में बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।